वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मूवी शाफ्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है सैमुअल जैक्सन। मूवी की शुरुआत में हमें 1989 न्यूयॉर्क सिटी का नाइट व्यू दिखाया जाता है, जहां हम जॉन शाफ्ट नाम के आदमी को देखते हैं, जिसका अपनी वाइफ माया के साथ तगड़ा झगड़ा चल रहा है। या यूं कहूँ तो माया जॉन को खूब खरी खोटी सुना रही है और बेचारा जॉन चुपचाप बैठा सुन रहा है। मगर तभी जॉन को एक कार आती हुई नजर आती है, जिस पर उसे शक होने लगता है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। कार में से कुछ गुंडे बाहर निकल के जॉन की कार पे हमला कर देते हैं, मगर जॉन तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, तो वो माया को प्रोटेक्ट कर लेता है और फिर जॉन मौका पाके इन गुंडों को ठोक देता है। तलाशी लेने पे जॉन को गुंडों के पास से एक ड्रग पैकेट मिलता है, जिसे गोरेडो नाम का ड्रग लॉर्ड सप्लाई करता है। असल में जॉन एक पुलिस वाला है, तो उसकी जान हर समय खतरे में रहती है और अब तो गुंडे उसकी फैमिली को भी टारगेट करने लगे हैं। तो वो अपनी वाइफ माया के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि बेहतर होगा कि हम सेपरेट हो जाएं, क्योंकि कार में उनका बच्चा भी मौजूद था, जो इस फायरिंग में मारा भी जा सकता था। तो बच्चे को सेफ फ्यूचर देने के लिए माया अगले ही दिन जॉन और इस सिटी को छोड़कर चली जाती है। तो अगले 25 सालों के लिए जॉन अपनी बीवी और बच्चे से दूर रहता है, मगर वो हर क्रिसमस पे उनके लिए गिफ्ट भी भेजता है, जो कि ज्यादातर किंकी टाइप गिफ्ट होते हैं। और फिर धीरे धीरे लिटिल जॉन भी बड़ा हो जाता है, जिसमें वो शाशा और करीम नाम के दो दोस्त भी बना लेता है, जिनकी दोस्ती उनकी जवानी तक कायम रहती है। वैसे लिटिल जॉन को जेजे बुलाया जाएगा। इसके बाद जेजे MIT से ग्रेजुएशन कर लेता है, जिसके बाद उसे FBI में एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जॉब मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेशल एजेंट वेटी कॉन्फ्रेंस रूम में बोलता है कि हमें अपने साइबर सर्वेलेंस प्रोग्राम को और मजबूत बनाने के ऑर्डर मिले हैं। इस ब्रीफिंग में एजेंट वेटी रिवील करता है कि हम लोग रशीद अजाम मॉस्क और उसके इमाम फरीक पर सर्वेलेंस बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में फरीक ने कई बार अफगानिस्तान के चक्कर लगाए हैं। मगर हायर अप्स इस सर्वेलेंस को ऑफिशियल या लीगल करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसा किया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। वैसे जेजे भी इस केस में शामिल होना चाहता है, मगर एजेंट वेटी उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जेजे अभी इस केस के लिए क्वालिफाइड नहीं है। शाम को जेजे एक बार में जाता है ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल सके। वैसे करीम अब एक रिटायर्ड मरीन है, जो कि फिलहाल नशा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। और रही बात शाशा की, ये लेडी तो अब नर्स बन चुकी है, तो ड्रिंक्स करते हुए ये बात करने लगते हैं, जिसके दौरान करीम अपने नशा मुक्ति केंद्र और उसके प्रोग्राम की डिटेल बताने लगता है। मगर तभी करीम को एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर करीम यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेजे को उसकी मॉम का कॉल आता है कि कल रात करीम मारा गया। तो ये सुनकर जेजे काफी दुखी है और फिर करीम का फ्यूनरल होता है, जिसके बाद शाशा जेजे को बताती है कि कल पुलिस को करीम की डेड बॉडी मिली थी और चेकअप से पता चला है कि करीम रेगुलरली नशा करता था। मगर करीम तो 2 दिन पहले ही मुझसे चेकअप करवाने आया था, जिसके रिपोर्ट के हिसाब से तो करीम नशा छोड़ चुका है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? दो अलग अलग रिपोर्ट कैसे आ सकती हैं? तो जेजे डिसाइड करता है कि वो अपनी FBI चैनल का यूज करके ये पता लगा लेगा कि आखिर करीम के साथ हुआ क्या था। तो वो अपने ऑफिस जाकर करीम की फाइल चेक करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि करीम की डेड बॉडी एक अपार्टमेंट के पास मिली थी, और खास बात ये अपार्टमेंट एक ड्रग डीलर का था, जिसका नाम मैनी है। तो जेजे मैनी के फ्लैट जाकर उसके नेबर से मैनी के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर जेजे को मैनी का एक ठग नॉकआउट कर देता है। और जब जेजे को होश आता है तब वो हॉस्पिटल में था और शाशा उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। वो नर्स जो है शाशा जेजे से कहती है कि तुम एटलीस्ट एक गन तो रखा करो ना, तुम FBI में हो। तो जेजे क्लियर करता है कि वो तो बस एक रोकी डाटा एनालिस्ट है। इसके बाद जेजे शाशा को करीम की रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर शाशा काफी हैरान है, क्योंकि करीम ओवरडोज से मारा गया है। मगर करीम की बॉडी में ड्रग्स के कई डोजेज मिले हैं, जो कोई भी आदमी खुद नहीं ले सकता, यानी सेकंड डोज लेने से पहले ही करीम मारा गया होगा। तो करीम की बॉडी में बाकी ड्रग डोजेज किसने लगाए? ऑब्वियसली ये मर्डर है। तो ये सुनकर जेजे काफी सीरियस हो जाता है और उसको लगता है कि ड्रग डीलर मैनी कुछ तो जानता ही होगा, मगर वो पुलिस या FBI को कुछ भी नहीं बताएगा। तो जेजे मैनी को हैंडल करने के लिए हेल्प बुलाने वाला है, जो और कोई नहीं जेजे का फादर जॉन शाफ्ट है। मगर उसके डैडी तो एक स्ट्रिपर के साथ मजे कर रहे हैं। तो इन बाप बेटे के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि जेजे को लगता है कि जॉन ने उसकी मॉम को और उसे अबेंडन कर दिया था। तो जॉन क्लियर करता है कि मैंने तुम्हें अबेंडन नहीं किया था। इसके बाद जेजे कहता है कि डैड मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो ये सुनकर जॉन काफी खुश है कि आखिर उसके बेटे को उसकी जरूरत पड़ ही गई। तो जेजे कहता है कि अब आप एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो, तो मैं आपको हायर करना चाहता हूँ ताकि आप मेरे एक केस को सॉल्व कर दो। तो ये सुनकर जॉन सीरियस हो जाता है और केस की डिटेल्स पूछने लगता है,
तो जेजे बताता है कि किसी ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है और रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब की बॉडी में 10 लोगों को मारने लायक ड्रग्स मिला है, जो कि पर्सनली खुद लेना नामुमकिन है। जरूर उसे किसी ने मारा है। तो जब जेजे जॉन को मैनी का एड्रेस बताता है, तब जॉन इस केस में इंटरेस्ट शो करने लगता है, क्योंकि वो इस एड्रेस को जानता है। इसके बाद ये बाप बेटे मैनी के फ्लैट जाने लगते हैं, जहां पहुंचकर जॉन अपनी फेवरेट शॉटगन निकाल लेता है। ऑब्वियसली मैनी और उसके ठग्स की बैंड बजने वाली है, और ऐसा होता भी है। जॉन अंदर जाकर सभी गुंडों को ठोक देता है, और फिर जल्द ही यहाँ पर मैनी भी आ जाता है, जो शायद जॉन को पहले से जानता है। तो जब मैनी को पता चलता है कि उसके ठग ने जॉन के बेटे पे हमला किया था, तो वो मौका पाकर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अब उसे आने वाले खतरे का अंदाजा है। मगर जॉन जल्द ही उसे पकड़ लेता है, और साथ ही वो उसके हाथ को तोड़ मरोड़ देता है और पूछता है कि कल यहाँ पर एक लड़का मारा गया था, उसके बारे में तुम क्या जानते हो? तो मैनी बताता है कि करीम ड्रग छोड़ने के लिए ब्रदर वॉचिंग ब्रदर नाम के नशा मुक्ति केंद्र जाता था। उन्होंने ही करीम को मारा होगा, और अब ब्रदर वॉचिंग ब्रदर को इन शॉर्ट BWB कहा जाएगा। BWB का नाम सुनते ही जॉन सीरियस हो जाता है, क्योंकि BWB अच्छी जगह नहीं है। इसके बाद ये लोग BWB रिहैब की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में इन दोनों बाप बेटों के बीच में झगड़ा चल रहा था, क्योंकि जॉन शाफ्ट एक दबंग आदमी है, मगर उसका बेटा जेजे जॉन की नजर में फट्टू है, जो गन को टच करने से भी डरता है। इसके बाद जल्द ही ये लोग BWB रिहैब पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मेजर गैरी और उसके दोस्त एडी और विलियम रिसीव करते हैं, और फिर गैरी इन्हें अपने रिहैब सेंटर का टूर कराने लगता है। मगर इस समय जेजे को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो गैरी से करीम के बारे में पूछने लगता है। तो गैरी बताता है कि तुम्हारा फ्रेंड करीम काफी धार्मिक था, जो टाइम टू टाइम एक मॉस्क जाता था। वहीं पर करीम की मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड अनाम से हुई थी, मगर इन सब बातों में करीम का पार्टनर एडी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, मानो वो करीम के बारे में बात करना न चाहता हो। तो जॉन को इन लोगों पे शक होने लगता है कि हो न हो इन लोगों का करीम के मर्डर में हाथ जरूर है। वहीं जेजे उस मॉस्क का नाम सुनकर काफी अलर्ट हो गया था, क्योंकि FBI तो इस जगह पर सर्विलांस रख रही थी। तो अब जेजे को डाउट है कि कहीं करीम टेररिस्ट के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। तो अपना दबंग जॉन क्लियर करता है कि ये टेररिस्ट का मैटर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ टेररिस्ट अपने टारगेट को ड्रग के बजाय बॉम्ब से उड़ाते हैं, मगर ये मैटर तो ड्रग डीलर का लगता है। इसके बाद जॉन जेजे को एक क्लब ले जाता है, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। और जब जेजे लेडीज के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तब जॉन अपने इन्फॉर्मर फ्रेडी से करीम और BWB रिहैब की इन्फो पता करने चला जाता है। तो उसे पता चलता है कि BWB का एक ड्रग लॉर्ड के साथ कोई कनेक्शन है, जिसका नाम गोरेडो है। और ये नाम सुनते ही जॉन सीरियस हो जाता है, क्योंकि गोरेडो को जॉन पिछले 25 साल से ढूंढ रहा है, और अब ये मैटर जॉन के लिए पर्सनल हो गया है। नेक्स्ट डे ये दोनों मॉस्क जाने लगते हैं, ताकि वो करीम की गर्लफ्रेंड अनाम से बात कर सकें। तो ये लोग शाशा को भी अपने साथ ले लेते हैं, ताकि वो अनाम से अच्छे से बात कर सके। और फिर जल्द ही ये लोग अनाम के पास जाकर करीम के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, मगर अनाम का फादर, जो कि इस मॉस्क का इमाम फरीक है, वो इन्हें यहाँ से भगा देता है, क्योंकि फरीक को पता चल गया था कि जेजे एक FBI वाला है। कोई भी नहीं चाहेगा कि FBI उनके घर पे आए। वैसे शाशा के जाते ही जॉन जेजे से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी आइटम है? तो ये सुनकर अपना जेजे शर्मा जाता है। ऑब्वियसली वो शाशा को पसंद करता है, मगर अब तक उसने शाशा को प्रपोज नहीं किया है, क्योंकि उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। तो जॉन जेजे को लव ट्रिक्स सिखाने लगता है। इसके बाद जेजे मॉस्क और फरीक के बारे में इन्फो निकालने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि मॉस्क की सभी फाइल्स इनक्रिप्टेड हैं। भले इन्हें इनक्रिप्टेशन की क्या जरूरत है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक सुपरमार्केट ने फरीक के पर्सनल अकाउंट में $5 लाख ट्रांसफर किए हैं। तो जेजे जल्दी से अपने बॉस एजेंट वैटी को कॉल करके बताता है कि मेरे पास फरीक से रिलेटेड कुछ इन्फो है, मगर एजेंट वैटी उसकी बात सुने बिना ही कहता है कि तुम्हें इस केस से दूर रहने के लिए कहा गया था, मगर तुमने मेरे ऑर्डर डिसोबे किए हैं, तो एज अ पनिशमेंट तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। ये बिग एजेंट जेजे को उसकी औकात याद दिलाना चाहता है। तो ये जानकर जेजे काफी गुस्सा है, मगर जॉन तो ये सब सुनकर काफी खुश है। इसके बाद ये दोनों उस सुपरमार्केट जाते हैं जिसने करीम को पैसे भेजे थे, जहां उनकी मुलाकात मैनेजर बेनी से होती है। और फिर जेजे बेनी से मॉस्क और करीम के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर बेनी एक ही पंच में जेजे को टर्न कर देती है। मगर जॉन अपनी गन निकाल लेता है, जिसे देखकर बेनी डर जाती है और कहती है कि मैं तो बस एक अच्छे आदमी की हेल्प करना चाहती थी। तो जॉन कुछ सोचकर यहाँ से चला जाता है, मगर अब जॉन को डाउट है कि उसने बेनी को पहले कहीं देखा है। तो वो अपने ऑफिस आकर पुरानी केस फाइल चेक करने लगता है। तो जल्द ही उसे बेनी का फोटो मिल जाता है, वो भी गोरेडो के साथ, जो कि एक ड्रग लॉर्ड है, और साथ ही ये जॉन का जानी दुश्मन है। 25 साल पहले इसी ने जॉन की फैमिली पे हमला करवाया था,
मगर अब जॉन को समझ में नहीं आ रहा कि इसका बेनी और फरीक से क्या कनेक्शन है। तो अब जेजे को शक होने लगा है कि पॉसिबली बेनी का सुपरमार्केट गोरेडो के ड्रग डील्स के लिए एक डिस्गाइज फ्रंट है। साथ ही गोरेडो फरीक के जरिए अपना हेरोइन स्मगल करवाता है, क्योंकि फरीक रेगुलरली अफगानिस्तान आता जाता रहता है। शाम को जॉन एक रेस्टोरेंट जाता है जहां पर उसकी ओल्ड आइटम माया भी मौजूद थी, मगर इस बार माया यहां पर अपनी डेट से मिलने आई है। तो माया जॉन को देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि जॉन उसकी डेट को खराब करने आया है और साथ ही वो अब माया को वापस पाना चाहता है। माया का अंदाजा बिल्कुल सही था। जॉन को जेजे से माया की डेट के बारे में पता चल गया था, तो वो माया की डेट को बर्बाद करने चला आया। इसके बाद माया वॉशरूम का बहाना बनाकर यहाँ से निकल लेती है। तो उसके जाते ही जॉन माया की डेट रॉन के पास आकर बैठ जाता है। तो ये देखकर माया भड़क जाती है, मगर तभी यहाँ पर कुछ बैड गाइज आ जाते हैं जो जॉन पर गोलियां चलाने लगते हैं। मगर जॉन पहले से अलर्ट था, तो वो माया को प्रोटेक्ट करते हुए इन गुंडों को ठोक देता है और फिर वो थोड़ी ही देर में इन गुंडों को ठिकाने लगा देता है। मगर अब माया काफी गुस्सा है कि जब भी जॉन उसके पास आता है तब कोई न कोई मनहूस उन पर गोलियां चलाने लगता है। तो जॉन क्लियर करता है कि इस बार मुसीबत में फंसा मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे बेटे ने मुझे ही फंसाया है। और जॉन को एहसास हो जाता है कि जेजे की जान खतरे में है। वहीं जेजे साशा के साथ डिनर पे आया हुआ है, मगर तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो जेजे साशा की गन लेकर इन गुंडों को ठोक देता है, वो भी बड़ी आसानी से। आखिर वो जॉन का बेटा है। वैसे ये एक्शन देखकर साशा काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। इसके बाद जेजे गुंडों का फोन चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उन पर हमला बेनी ने करवाया है, यानी जेजे का अंदाजा सही था। इसके बाद जल्द ही यहाँ पर जॉन भी आ जाता है, जो जेजे की कलाकारी देखकर काफी खुश था। वैसे जेजे को गुंडों के फोन से काफी सारी इन्फो मिल जाती है, जो कि बेनी और फरीक को अरेस्ट करने के लिए काफी थी। मगर माया अब जॉन को इशारा कर रही थी कि अगर उसने जेजे को फाइट में इन्वॉल्व किया तो वो जॉन की वाट लगा देगी। तो जॉन जेजे को एडवाइस करता है कि क्यों न तुम ये सब इन्फो अपने बॉस को दे दो और एफबीआई को ही ये मैटर हैंडल करने दो। तो जेजे ऐसा ही करता है। मगर जब एफबीआई फरीक को पकड़ने जाती है तब एफबीआई वाले सारा रायता फैला देते हैं, क्योंकि न जाने कैसे मीडिया को इस ऑपरेशन का पता चल गया था, जो इस अरेस्ट को एज रिलीजियस अटैक करा कर देते हैं। यानी अब एफबीआई की बहुत बेइज्जती होने वाली है, और ऐसा होता भी है। मीडिया वालों को तो बस मसालेदार न्यूज चाहिए होती है, और यही न्यूज एजेंट वेटी भी देख रहा होता है। तो वो जेजे से कहता है कि ये सब बवाल तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो तुम्हें इसी वक्त एफबीआई से फायर किया जाता है। तो ये जानकर जेजे काफी नाखुश है कि वेटी उसके सारे काम का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। वहीं जॉन को अपने इन्फॉर्मर से पता चलता है कि बीडब्ल्यूबी में काम करने वाले एडी का कनेक्शन गोरेडो के गैंग के साथ है। वैसे एडी की एक सिस्टर भी है जो गोरेडो गैंग की सीनियर मेंबर है, जिसका नाम बेनी है। तो ये सुनकर जॉन सारा मैटर समझ जाता है, मगर ये सब जेजे भी सुन लेता है। तो उसे अंदाजा हो जाता है कि फर्स्ट टाइम जब जेजे जॉन से हेल्प मांगने गया था, तभी जॉन को पता चल गया था कि करीम की डेथ गोरेडो गैंग से रिलेटेड है, और तब से जॉन जेजे का यूज कर रहा है ताकि वो गोरेडो तक पहुंच सके। तो ये सब जानकर जेजे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उसके पिता को अपनी फैमिली से ज्यादा गोरेडो की पड़ी है। मगर जेजे के जाने के बाद जॉन काफी दुखी है। इसके बाद जॉन माया के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है कि मैं अच्छा पति और अच्छा पिता नहीं हूँ, मेरी वजह से तुम लोगों को काफी प्रॉब्लम झेली पड़ी है। तो ये सब सुनकर माया उसे माफ कर देती है। वहीं जेजे और साशा बीडब्ल्यूबी रेहब के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो एडी को इन्वेस्टिगेट कर सकें, क्योंकि वो बेनी का भाई है। अंदर जाने पर जेजे को काफी सारा ड्रग्स मिल जाता है, तो एज अ एविडेंस जेजे इनकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। अगर इसी दौरान जेजे सुनता है कि गैरी, एडी और विलियम्स गोरेडो के लिए ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और तो और फरीक बेकसूर है। बेनी ने फरीक का यूज किया है। उसने फरीक को $5 लाख एज डोनेशन भेजा था, जिससे एफबीआई को शक हो गया था। और ऐसा ही तो बेनी चाहती थी, वो एफबीआई का सारा ध्यान फरीक पर ही रखना चाहती थी। मगर अब एडी काफी ज्यादा डरा हुआ है। तो गैरी कहता है कि तू अब करीम की तरह रिएक्ट कर रहा है, यानी अब तुझे भी मरना होगा, वरना तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम लोग फंस भी सकते हैं। और ऐसा कहकर गैरी एडी को मार देता है। तो ये सुनकर जेजे से कुछ आवाज हो जाती है, जिसका गैरी को पता चल जाता है। तो वो साशा को कैप्चर कर लेता है और जेजे से कहता है कि अपना फोन मुझे दे दो, वरना ये आइटम मारी जाएगी। तो मजबूरी में जेजे इसके लिए मान जाता है। मगर तभी डैडी जॉन यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो जेजे को रेस्क्यू कर लेते हैं। मगर विलियम्स इनकी कार पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर गुंडे साशा को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जॉन जेजे को बताता है कि गोरेडो मुझे मारना चाहता है, जिसके लिए वो तुम्हारा भी यूज कर सकता था, इसलिए मुझे माया और तुमसे दूर होना पड़ा। इसके बाद ये लोग गन की जुगाड़ करने चले जाते हैं।
वो भी सुपर डैडी के घर, यानी ये ओल्ड मैन जॉन के फादर हैं और जेजे के ग्रैंडपा। वैसे सुपर दद्दू के पास गन्स की पूरी दुकान है। तो दद्दू पूछते हैं कि किसको ठोकना है, तो जॉन बताता है कि किसी ने जेजे के आइटम को किडनैप किया है, तो उसके पूरे खानदान को उड़ाना है। तो ये सुनकर दद्दू भी एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं कि आखिर घर की बहू खतरे में है। इसके बाद हमें साशा दिखाई जाती है, जिसे गैरी पकड़ के गॉरिडो के अड्डे पे ले आया है। वहीं जॉन एंड फैमिली भी यहाँ पे आ जाती है, वो भी फ्रंट डोर से, जैसे वो लोग यहाँ की सैर करने आए हों। वैसे दद्दू सिक्योरिटी गार्ड से पंजा लड़ाने के बहाने उसे टर्न कर देते हैं और फिर ये लोग लिफ्ट लेकर गॉरिडो के पेंट हाउस तक पहुंच जाते हैं। वहीं गॉरिडो और गैरी के बीच में ड्रग डील चल रही थी। तो गॉरिडो को एक सिक्योरिटी फुटेज में शाफ्ट फैमिली नजर आ जाती है। तो ये लोग आने वाले वॉर के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर ये लोग लिफ्ट ओपन करते ही फायरिंग करने लगते हैं, मगर लिफ्ट तो खाली थी। असल में जेजे ने इनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। वो लिफ्ट के बजाय रोप से लटक कर यहाँ पे आ रहे हैं और फिर अंदर आकर जॉन और दद्दू गुंडों पे फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें ये लोग खूब तबाही मचाते हैं। दद्दू तो किसी टर्मिनेटर से कम नहीं था और फिर थोड़ी ही देर में ये लोग ज्यादातर गुंडों को मार देते हैं। वहीं जेजे गैरी से भिड़ जाता है और काफी पिटने के बाद जेजे गैरी को ठोक देता है। साथ ही वो साशा को भी यहाँ से ले जाता है। वैसे घर के दोनों एल्डर साशा को देखकर काफी खुश हैं कि उनके लड़के ने सही लड़की पटाई है। तभी यहाँ पर गॉरिडो आ जाता है, जो जेजे पर गन तान देता है। तो जॉन ये देखकर सरेंडर कर देता है, मगर फिर गॉरिडो जेजे पे गोली चला देता है, जिसका जॉन को भी अंदाजा था। तो वो जेजे को साइड करके गोली अपने ऊपर ले लेता है। वहीं दद्दू ने मौका पाकर गॉरिडो पे अपना चाकू मार दिया था, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है और फिर जॉन अपनी शॉटगन से गॉरिडो को बिल्डिंग से बाहर उड़ा देता है। यानी अब गॉरिडो का खेल खत्म। मगर अब अपनी इंजरीज की वजह से जॉन बेहोश हो जाता है और जब जॉन को होश आता है तब उसकी फैमिली उसके पास मौजूद थी, इंक्लूडिंग माया भी। तो वो इतनी टूटी फूटी हालत में भी माया से फ्लर्ट करने लगता है। वहीं अब जेजे और साशा की भी सेटिंग हो गई थी, तो इन दोनों के बीच में चुम्मा चुम्मा होने लगती है, जिसको बाकी फैमिली भी मस्त तरीके से देख रही थी। इसके बाद जेजे का उसके FBI ऑफिस में तालियों से स्वागत होता है। तो एजेंट वेटी जेजे को रीइंस्टेट करके प्रमोट करना चाहता है, मगर अब जेजे जॉब करना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी शाफ्ट फैमिली के साथ धमाका करना चाहता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।